पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा सच लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि संत की छवि रखने वाले नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनकर क्या कांड किए हैं। ये कहानी है तब की, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उनके दाहिने हाथ अमित शाह गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जी हाँ, आज जो छवि मोदी जी और अमित शाह की बनी है उससे ठीक विपरीत एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम मोदी जी पर लगाया गया। और अब इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज करके पूरे देश में तहलका मचा दिया गया है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कोई अफवाह या कोई बेबुनियाद आरोप नहीं है, बल्कि यह वो दस्तावेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं और ये वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो सीबीआई के पास जमा की गई थी। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है साल 2004 से, जब गुजरात में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण का काम चल रहा था। उस वक्त कच्छ जिले में एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और इस प्रोजेक्ट के लिए एक महिला आर्किटेक्ट को काम पर रखा गया जो बेंगलोर से थीं। यह महिला बहुत ही प्रतिभाशाली थीं और अपने काम में माहिर थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है और किस तरह से राज्य की पूरी मशीनरी उनके पीछे लगा दी जाएगी। दोस्तों, 2005 में जब शरद उत्सव का आयोजन हुआ तो उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंचे और इसी मौके पर उनकी मुलाकात उस महिला से हुई। ये पहली मुलाकात थी, लेकिन इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये सारी जानकारी कहां से आ रही है। ये सब कुछ उस एफिडेविट में लिखा है जो प्रदीप शर्मा नाम के एक आईएएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। प्रदीप शर्मा उस वक्त कच्छ के कलेक्टर थे और वो सारे प्रोजेक्ट्स की देखरेख कर रहे थे। शरद उत्सव के बाद क्या हुआ ये और भी दिलचस्प है। उस महिला आर्किटेक्ट ने प्रदीप शर्मा को बताया कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए बात करना शुरू कर दिया था और ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब यहाँ से कहानी और भी गंभीर हो जाती है। दोस्तों, उस महिला ने प्रदीप शर्मा को बताया कि मुख्यमंत्री उन्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं और वो उनसे मिलना चाहते हैं। सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य को चलाने की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, वो एक महिला के पीछे इस कदर दीवाने हो गए कि अपने सारे काम छोड़कर उनसे बात करना चाहते हैं। और अब आती है वो घटना जो इस पूरे मामले को और भी विवादास्पद बना देती है। शरद उत्सव के कुछ महीनों बाद मार्च के दूसरे हफ्ते में शाम लगभग 5 बजे उस महिला ने प्रदीप शर्मा को फोन किया और बताया कि वो अभी अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरी है और अगले दिन भुज जाने की योजना बना रही है। लेकिन दोस्तों, उसके कुछ देर बाद ही उस महिला का फोन स्विच ऑफ हो गया और पूरे 2 दिनों तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। 2 दिन बाद जब उनका फोन आया तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होगा। उस महिला ने बताया कि जब वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरी तो वहां मुख्यमंत्री के डिप्टी ओपी सिंह खुद उन्हें लेने आए थे और सबसे पहले उनसे कहा गया कि अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। अब सोचिए दोस्तों, एक महिला को फोन बंद करने के लिए कहा जा रहा है और फिर उन्हें सरकारी गाड़ी में बिठाकर मुख्यमंत्री के घर ले जाया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी एक और चौंकाने वाली बात हुई। उन्हें मुख्यमंत्री के घर के सामने वाले गेट से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाया गया। क्यों दोस्तों? क्यों किसी को पीछे के दरवाजे से अंदर लाया जाता है? जाहिर है ताकि किसी को पता न चले कि वो शख्स अंदर आया है, ताकि कोई देख न सके कि मुख्यमंत्री के घर में कौन आया है। और फिर उस महिला को सीधे पहली मंजिल पर ले जाया गया और उन्हें एक कमरे में ठहराया गया जो मुख्यमंत्री के बेडरूम के ठीक बगल में था। सोचिए दोस्तों, मुख्यमंत्री के निजी बेडरूम के बगल वाले कमरे में उस महिला को रखा गया और अब तो हद ही हो गई। अगले दिन होली का त्योहार था और बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। उन लोगों में आनंदीबेन पटेल भी थीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन सब से बस थोड़ी देर मिले और फिर वापस अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, इस बीच वो महिला बीमार भी हो गई। उन्हें बुखार आ गया और उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर को बुलाया जाए। लेकिन आप जानते हैं मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि डॉक्टर को बुलाना नामुमकिन है, क्योंकि अगर डॉक्टर आएगा तो किसी को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि एक महिला बीमार है लेकिन डॉक्टर नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो वहाँ है। यह किस तरह का व्यवहार है? यह कैसी जिम्मेदारी है एक मुख्यमंत्री की? और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जब मुख्यमंत्री साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए तब भी उनका ध्यान उस महिला पर ही लगा रहा। वहां से भी वो उसे फोन और एसएमएस करते रहे। उस महिला ने प्रदीप शर्मा को बताया कि मुख्यमंत्री साउथ अफ्रीका से भी उनसे बात कर रहे हैं और उनसे प्रदीप शर्मा की दिनचर्या और आदतों के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी जानना चाहते थे कि क्या प्रदीप शर्मा को उनके और उस महिला के बीच के रिश्ते के बारे में पता है
और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री ने उस महिला से बात करने के लिए एक अलग मोबाइल नंबर रखा हुआ था। वो नंबर भी उस एफिडेविट में दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। अब यहाँ से कहानी का सबसे खतरनाक पहलू शुरू होता है दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वो इतना गंभीर है कि आपको विश्वास नहीं होगा। असल में एक दिन प्रदीप शर्मा के पास एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि उस महिला की एक सीडी है जिसमें वो किसी व्यक्ति के साथ अंतरंग क्षणों में दिख रही हैं और वो सीडी सरकार के पास है। इसलिए प्रदीप शर्मा को उस महिला से मिलना बंद कर देना चाहिए। और इसके बाद से प्रदीप शर्मा के साथ तरह तरह की परेशानियां शुरू हो गईं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, उनका करियर बर्बाद करने की कोशिशें की गईं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्यमंत्री को लगने लगा था कि शायद उस सीडी में खुद उनकी भी तस्वीरें हों और वो सीडी प्रदीप शर्मा के पास है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में सबसे खतरनाक चीज थी निगरानी, जासूसी और सर्विलांस की। और ये काम किया गया गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अमित शाह भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। साल 2009 में अगस्त से सितंबर के बीच उस महिला की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। उसके फोन टैप किए जा रहे थे, उसके मूवमेंट ट्रैक किए जा रहे थे और यह सब कुछ पुलिस अधिकारियों के जरिए किया जा रहा था। दोस्तों, अब हम आपको वो सबूत दिखाते हैं जो इस पूरे मामले को एकदम साफ कर देते हैं। ये हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सीबीआई को सौंपी गई थी और जिनमें अमित शाह और पुलिस अधिकारी सिंघल के बीच की बातचीत रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर 267 फोन कॉल्स का रिकॉर्ड है जिसमें साफ साफ सुनाई देता है कि किस तरह से एक महिला की जासूसी की जा रही थी, उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। अब हम आपको उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की बातें बताते हैं जो गुजराती में हैं, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल साफ है। इन रिकॉर्डिंग्स में अमित शाह सिंघल नाम के पुलिस अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं। पहली रिकॉर्डिंग में अमित शाह कह रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी जानकारी लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने आने वाला है उसके सारे डिटेल्स चाहिए। दोस्तों, दूसरी रिकॉर्डिंग में और भी चौंकाने वाली बातें हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है, गो एयर की फ्लाइट है और किसी हालत में भी उसे मुंबई नहीं पहुंचना चाहिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं। इस लड़की के बारे में अब सवाल ये है कि यह साहब कौन हैं जिनको सब पता है, जिनके लिए यह सारी जासूसी की जा रही है, जिनके निर्देश पर पूरी पुलिस फोर्स एक महिला के पीछे लगी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती दिनों से ही अमित शाह नरेंद्र मोदी को साहब कहकर बुलाते हैं। तीसरी रिकॉर्डिंग में पुलिस अधिकारी सिंघल अमित शाह को बता रहा है कि उसने होटल के बाहर अपनी पूरी टीम तैनात कर दी है। मेन गेट के सामने भी लोग हैं, बाहर रोड पर भी लोग हैं, इंटरसेक्शन पर भी लोग हैं। वो कह रहा है कि जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे, उनकी एक एक हरकत पर नजर रहेगी, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, सब कुछ हमारे पास है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात जो इस रिकॉर्डिंग में सामने आती है वो यह है कि अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर दो लोग हैं, एक लड़की और एक लड़का, उन पर नजर रखो। दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए कि यह कितनी गंभीर बात है। एक मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य को चलाने की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, वो खुद एक महिला की जासूसी करवा रहे हैं, उसके हर कदम पर नजर रख रहे हैं। एक गृह मंत्री जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, वो पुलिस अधिकारियों को एक महिला के पीछे लगा रहा है, उसके फोन टैप करवा रहा है, उसकी निजी जिंदगी में झांक रहा है। दोस्तों, ये तो बस एक मामला है जो सामने आ गया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अपने गृह मंत्री को, पुलिस अधिकारियों को, इंटेलिजेंस के अधिकारियों को और एटीएस के अधिकारियों को एक महिला के पीछे लगा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। यह सिर्फ एक महिला की निजता का उल्लंघन नहीं है, यह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, यह सत्ता का दुरुपयोग है, यह उस भरोसे को तोड़ना है जो जनता ने अपने नेताओं पर किया है। और दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि आज नहीं मालूम वो महिला कहाँ है, उसका क्या हाल है, उसके परिवार के साथ क्या हुआ, क्या वो सुरक्षित है, क्या उसे न्याय मिला। ये सारे सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। प्रदीप शर्मा जिन्होंने यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया, उनके साथ क्या हुआ, उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए, उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की गई और आज भी वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके भाई कुलदीप शर्मा जो एक आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने भी कई बार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने ही अमित शाह को सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में फंसाया था। शायद यही वजह थी कि शर्मा बंधुओं को निशाना बनाया गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी हमें बताती है कि सत्ता कितनी खतरनाक हो सकती है। जब वो गलत हाथों में चली जाए
यह बताती है कि कैसे निजी हित के लिए पूरी सरकारी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बताती है कि कैसे एक महिला की जिंदगी बर्बाद की जा सकती है सिर्फ इसलिए कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की उसमें दिलचस्पी हो गई। यह बताती है कि कैसे कानून और न्याय को ताक पर रखकर अपनी मनमानी की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए, जब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सामने आई, जब एक IAS अधिकारी ने शपथ लेकर एफिडेविट दिया, तब भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ना तो कोई जांच हुई, ना किसी को सजा मिली, बल्कि उल्टा जिन लोगों ने यह सब उजागर किया उन्हीं को परेशान किया गया, उन्हीं पर केस दर्ज किए गए। दोस्तों, ये है असली सच। यह है वो कहानी जिसे छुपाने की कोशिश करी गई, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। और जबकि यह सच विपक्ष पार्टी कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया गया है, तब तो विवाद और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सिर्फ मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में अगर उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो यह बहुत ही गंभीर बात है। हो सकता है कि यह मुद्दा आगे चलकर सरकार हिला दे, क्योंकि दोस्तों, जिस नरेंद्र मोदी की छवि आज तक संत की तरह लोगों के सामने आई है, वहीं अगर एक अय्याश नेता के रूप में बदल जाएगी तो जनता को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बाकी आपको यह सब सुनकर क्या लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।